हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीसी एकेडमी। तो आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिंटेक्स ऑफ नाउन के पार्ट 3 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको हम कहते हैं नाउन का पॉजिटिव केस के रूप में किस प्रकार से प्रयोग करें। कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि नाउन को जो हम पॉजिटिव केस के रूप में यूज़ करते हैं तो उसमें कई रूल्स हैं जो हमें जानना होता है, और आम तौर पे आप स्टूडेंट्स इसके बेसिक को नहीं समझ पाते हैं और यहाँ पर हम गलती भी कर देते हैं। तो हम आज के इस लेक्चर में इसके बेसिक रूल्स को भी पढ़ेंगे और कौन कौन से इसमें एरर आ जाता है एग्ज़ाम में उसको भी हम ध्यान से देखेंगे। तो आइए ज़्यादा समझ लेते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को एंड तक दिखिएगा, जिससे आपके हर एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं अपने इस टॉपिक को। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं पॉजिटिव केस के नियम को। तो देखिए, पॉजिटिव केस का मतलब होता है अधिकार प्रकट करना, यानी कि पॉजिटिव केस का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी नाउन का किसी दूसरे नाउन से अधिकार प्रकट करना होता है। पॉजिटिव केस को हिंदी में संबंध कारक रूप भी कहते हैं, लेकिन अगर हम सही समझें तो इसका अधिकार प्रकट करना ही इसका शाब्दिक अर्थ है। इसका यूज हम तब करते हैं जब किसी नाउन के साथ का, की, के दिया हो और फिर उसके साथ नाउन दिया हो, यानी कि दो नाउन का संबंध किससे हो, का, की, के से हो, तो हम का, की, के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पॉजिटिव केस का यूज़ करते हैं। तो का, की, के ये जो तीन शब्द हैं, इसका मतलब होता है अधिकार प्रकट करना, अधिकार प्रकट करना। जैसे कहा जाए राम की किताब, तो देखिए आप, किताब का राम से संबंध कौन बता रहा है, की, यानी अधिकार प्रकट करने के लिए की का शब्द का यूज हुआ है, राम की किताब। तो यही का, की, के जो यहाँ पर लिखा होता है दो नाउन्स के बीच में जो अधिकार प्रकट करने के लिए का, की, के होता है, इसी के लिए हम पॉजिटिव केस का यूज़ करते हैं। यानी कि जैसे लिखा है राम की किताब, तो राम की राम हो जाएगा और किताब का हो जाएगा बुक, तो यहाँ पर की के लिए क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी एस। फिर जैसे कहा जाए मेज की टांगें, तो मेज की टांगें तो क्या होगा, द लेग्स ऑफ टेबल। तो यहाँ पर देखिए की के लिए क्या आया है, ऑफ। तो आप देख सकते हैं अधिकार प्रकट करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज किया जा रहा है। और अगर आपको एग्जांपल दें हम, जैसे कहा जाए लड़कियों का स्कूल, तो हम कहेंगे गर्ल्स कॉलेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्ल्स के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाया है, कोई एस नहीं लगाया है एपोस्ट्रोफी के बाद। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ढेर सारे रूल हमको पढ़ना है कि हम कब एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, कब हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं और कब हम ऑफ का यूज करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसके नियम को। तो देखिए, अधिकार प्रकट करने के लिए तीन तरह के नियम को अपनाते हैं। पहला एपोस्ट्रोफी एस, दूसरा केवल एपोस्ट्रोफी और तीसरा ऑफ। ठीक, रूल तो ये है कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज और एपोस्ट्रोफी के यूज जीवित प्राणी के लिए करते हैं। जीवित यानी कि लिविंग थिंग के लिए करते हैं। जीवित यानी कि हम इसको कहते हैं सजीव हिंदी में, और सजीव कहते हैं लिविंग थिंग के लिए। लिविंग थिंग के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस और एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, जबकि ऑफ का यूज निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि एपोस्ट्रोफी एस और केवल एपोस्ट्रोफी यूज कहाँ होता है। तो देखिए, एपोस्ट्रोफी का एस का यूज बताना, जैसे कहा जाए लड़की की किताब,
और ये सजीव भी है, तो होगा गर्ल एपॉस्ट्रोफी एस बुक। फिर कहा जाए लड़कियों का स्कूल, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, तो यहाँ होगा गर्ल्स कॉलेज। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम एपॉस्ट्रोफी एस कब लगाते हैं और सिर्फ एपॉस्ट्रोफी कब लगाते हैं। तो देखिए एपॉस्ट्रोफी सिर्फ तब लगाना है जब उस नाउन के अंत में ऑलरेडी एस दिया हो, जब उस नाउन के अंत में ऑलरेडी एस दिया हो लास्ट में, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एपॉस्ट्रोफी लगाना होता है। यानी कि ये प्लूरल है और प्लूरल जो होते हैं उसमें जो है आपके पहले से ही एस लगा होता है। अगर एस लगा है तो हमें सिर्फ एपॉस्ट्रोफी लगाना है, फिर आप एस नहीं लगा सकते हैं, ठीक। और जिसमें एस नहीं लगा है उसके बाद तो हम एपॉस्ट्रोफी के बाद एस भी लगाते हैं, ठीक। ये दोनों बात आपको समझ में आई। यहाँ पर निर्जीव देख लें, निर्जीव के लिए जरा देख लें ऑफ का यूज कैसे देख लें। जैसे लिखा हो मेज की टांगें, जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया भी था, तो देखिए ये दोनों के दोनों निर्जीव हैं, तो होगा द लेग्स ऑफ टेबल। तो यहाँ देखिए ऑफ का यूज हुआ क्योंकि ये निर्जीव है। तो चलिए यहाँ पर निर्जीव की तो बात हो गई समाप्त। और यहाँ पर सजीव में मैंने दो रूल देखे हैं। एक रूल हमने ये देखा कि एपॉस्ट्रोफी एस, एक हमने देखा सिर्फ एपॉस्ट्रोफी। तो आइए कुछ एग्जाम्पल और समझ लेते हैं और इसके नियम को समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ एपॉस्ट्रोफी एस और सिर्फ एपॉस्ट्रोफी लग सकता है। जैसे लिखा होता है शिक्षक दिवस, तो शिक्षक दिवस का मतलब ये होता है, शिक्षक का मतलब टीचर्स, तो टीचर्स डे ये हुआ आपका। देखिए टीचर्स ये क्या है, ये प्लूरल है और प्लूरल में एस ऑलरेडी पहले से ही आया है, तो हमको एपॉस्ट्रोफी लगा करके एस लगाने की ज़रूरत नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख देते हैं टीचर्स डे, ऐसे लिख देते हैं, जो कि ये गलत होता है। ऐसे लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक दिवस एक ही शिक्षक का नहीं है, पूरे शिक्षक समुदाय का दिवस होता है वो। तो सारे शिक्षक समुदाय को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टीचर्स लिखेंगे, और जब टीचर्स लिखेंगे तो बाद में एपॉस्ट्रोफी एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ केवल एपॉस्ट्रोफी लगा करके छोड़ देंगे और ये सेंटेंस हमारा हो जाता है सही, ये हमारा शब्द हो जाता है सही। एग्जाम्पल और देखें, जैसे होता है बाल दिवस। तो बाल दिवस का मतलब चाइल्ड माने बच्चा और चिल्ड्रन माने ज़्यादा बच्चे। तो आपने चिल्ड्रेन जो लिखा है ये ऑलरेडी बहुवचन में है, लेकिन इस बहुवचन शब्द में अंत में एस नहीं आया है, इसके लास्ट में एस नहीं आया है, तो आप एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और एस लगाएंगे और फिर लिखेंगे डे। तो आपका ये सेंटेंस सही है, चिल्ड्रेंस डे। अब देखिए चिल्ड्रेन को प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि चिल्ड्रेन ऑलरेडी प्लूरल है। जैसे टीचर और टीचर्स, देखिए यहाँ पर टीचर क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पर टीचर्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर शिक्षक भी क्या है, प्लूरल है। और इसी प्रकार से ये चिल्ड्रेन भी क्या है, प्लूरल है, इसका सिंगुलर होगा चाइल्ड। तो चाइल्ड्स डे लिखना ये गलत होगा ना, क्योंकि एक ही बच्चे का दिवस होता नहीं है, सभी बच्चों का दिवस होता है वो, इसलिए चाइल्ड्स डे नहीं लिखते हैं, चिल्ड्रेंस डे ही लिखते हैं। इसलिए हमारा ये सेंटेंस सही होगा कि चिल्ड्रेन एपॉस्ट्रोफी एस डे होगा। अब मान लीजिए किसी के नाम में ही अंत में आता हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोक्रेटिस का नाम आपने सुना होगा, सुकरात जिसको कहते हैं हम, 10th क्लास का एक 10th क्लास में ये है चैप्टर सोक्रेटिस। तो सोक्रेटिस बुक, तो सोक्रेटिस बुक सुकरात की किताब, तो सोक्रेटिस ऑलरेडी क्या है, इसके अंत में आया है, लेकिन ये एक क्या है, प्रॉपर नाउन, ये किसी का नाम है, ना कि ये प्लूरल है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम एपॉस्ट्रोफी के साथ एस लगा भी सकते हैं और चाहे तो एपॉस्ट्रोफी के साथ एस न भी लगा सकते हैं, यानी कि हमारा ये दोनों सही रहेगा, ये दोनों कंडीशन जो है हमारे सही हो जाएंगे। यानी कि जब ये प्रॉपर नाउन होगा तो एपॉस्ट्रोफी केवल लगा के छोड़ देंगे, चाहे एपॉस्ट्रोफी के साथ एस भी लगाएंगे, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर टीचर क्या था, प्लूरल था, तो टीचर्स के बाद एपॉस्ट्रोफी क्यों लगाया गया। चिल्ड्रेन एक प्लूरल था, तो और चूंकि एस नहीं आया था तो एपॉस्ट्रोफी के साथ एस लगाना जरूरी था। यहाँ पर देखिए प्लूरल था गर्ल्स, तो गर्ल्स के साथ केवल एपॉस्ट्रोफी लगाए हैं, यहाँ पर गर्ल्स सिंगुलर था इसलिए एपॉस्ट्रोफी के साथ एस भी लगाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एपॉस्ट्रोफी और एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ कब करना है ये समझ में आ गया। ऑफ का यूज़ कब करना है, निर्जीव के लिए करना है।
तो अभी ये टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है, अब शुरू होने जा रहा है। अब देखिए इसके नियम को हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम एपॉस्ट्रोफी एस का यूज और ऑफ का यूज़ करते हैं। और जो मैंने शुरू में बताया था कि सजीव और निर्जीव के लिए होता है, ये पूर्ण रूप से सही नहीं होगा। अभी आइए कुछ रूल्स को देखते हैं जो इसको क्या करेंगे, खंडन करेंगे इस बात का, और इस रूल को जो है ये क्या करेंगे, इसका वो अपवाद साबित होंगे, एक्सेप्शन साबित होगा। तो आइए देखते हैं उस रूल को। तो देखिए तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए जानदार प्राणियों के साथ एपॉस्ट्रोफी एस या सिर्फ एपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं, यह मैंने पहले बताया था। जानदार प्राणियों के साथ जैसे कहा जाए सरिता के हस्बैंड एक डॉक्टर हैं, तो सरिता के हस्बैंड, तो के लिए एपॉस्ट्रोफी एस का यूज होगा क्योंकि सरिता एक जानदार प्राणी यानी कि लिविंग थिंग है यहाँ पर। तो सरिता एपॉस्ट्रोफी एस हस्बैंड, तो यहाँ पर हो गया एपॉस्ट्रोफी एस का यूज। फिर देखिए रूल नंबर 2 में लिखा है कि बेजानदार चीज़ को जब जानदार मान लेते हैं, जैसे पर्सनिफाइड कर लेते हैं, जैसे पर्सनिफिकेशन आपने पढ़ा होगा एक फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, तो हम उसमें क्या होता है निर्जीव या बेजान वस्तुओं को जो है हम सजीव मान लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब उसको हम सजीव मान लेंगे तब हम उनके साथ एपॉस्ट्रोफी एस या एपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। हालांकि मैंने बताया था कि सजीव के साथ ही एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर निर्जीव को सजीव माना गया है, लेकिन है तो ये निर्जीव ही ना। जैसे नेचर्स लॉ यानी कि प्रकृति की जो रूल्स होते हैं, नियम जो होते हैं, आर सुप्रीम, सर्वमान्य होते हैं, वही सर्वमान्य होते हैं। फिर डेथ मृत्यु की जो फ्लाइट होती है इज वेरी फास्ट, बहुत तेज होती है। तो यहाँ पर देखिए नेचर और डेथ इन दोनों को हमने पर्सनिफाइड यानी कोई व्यक्ति मान लिया, कोई मतलब सजीव चीज़ मान लिया है। जैसे नेचर का जो लॉ होता है वो सुप्रीम होता है, किसी लॉयर का मान सकते हैं, किसी जज का मान सकते हैं, किसी व्यक्ति का मान सकते हैं, किसी राजा का मान सकते हैं। नेचर कोई सजीव तो है नहीं, फिर भी हम इसको क्या मान लिए हैं, जानदार मान लिए हैं यानी कि लिविंग मान लिए हैं, तो हमने इसके साथ एपॉस्ट्रोफी लगा लिया। डेथ के साथ भी यही कंडीशन हुआ। अब आइए देखते हैं तीसरा रूल जिसे लिखा है वे नाउन्स जो टाइम को, डिस्टेंस को, स्पेस को, वेट को, वैल्यू को प्रकट करते हों। यानी कि कुछ नाउन ऐसे भी हैं जो टाइम को प्रकट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, डिस्टेंस को, स्पेस को, वेट को, वैल्यू को, तो हम उनके साथ भी एपॉस्ट्रोफी और एपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर लेते हैं। जैसे द प्रिंसिपल हैज़ गॉन, प्रिंसिपल जी गए हैं, ऑन पर 1 month लीव, 1 महीने की छुट्टी पर गए हैं। तो 1 महीने का छुट्टी ये क्या है, टाइम दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर 1 माने 1, मंथ एपॉस्ट्रोफी एस लगा है। अगर यहीं पर 2 month पे जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर होता मंथ्स, तो फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लगता तुम्हारा एपॉस्ट्रोफी के साथ एस न लगता, क्योंकि ये मंथ्स क्या होता है प्लूरल। तो प्लूरल के बाद एपॉस्ट्रोफी केवल लगेगा, एस नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अंत में क्या है, एस है। तो इस बात का भी ध्यान देना है हमें। फिर दूसरा सेंटेंस है इट इज़ ओनली एन आवर्स वर्क, ये तो सिर्फ 1 घंटे का ही काम है, तो वह एन आवर्स के साथ भी क्या लग गया, एपॉस्ट्रोफी के साथ एस भी लग गया, एपॉस्ट्रोफी के साथ एस लग गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एपॉस्ट्रोफी एस का यूज इन 3 कंडीशन में हो सकता है। अब हम देखेंगे कॉमन एरर इन पॉजिटिव केस, यानी कि पॉजिटिव केस में कौन कौन से कॉमन एरर हमको देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, और उसमें कौन कौन से रूल हमको जानना है। तो आइए अब हम देखते हैं कॉमन एरर ऑफ पॉजिटिव केस। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम जरा देख लेते हैं कॉमन एरर ऑफ पॉजिटिव केस। तो देखिए कॉमन एरर ऑफ पॉजिटिव केस एग्जाम में क्या होता है कि ऐसे कुछ सेंटेंस आपके सामने आएंगे जहां पर आपको इसका करेक्शन करना होगा, यानी आपको इसमें गलतियां बतानी होगी। पहला सेंटेंस लिखा है दिस इज हरी एपॉस्ट्रोफी एस एंड राम एपॉस्ट्रोफी एस रूम, यानी कि यह जो है यानी एक रूम है जो हरि और राम के रूम है, यानी कि यह हरि और राम का रूम है। पढ़ लें, लिखा है देयर आर रानीस एंड सुनिधिस बुक्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए दीज आर लिखा है और यहाँ पर बुक्स क्या है, प्लूरल है, यानी कि रानी और सुनिधि ये 2 अलग अलग लोग हैं और इन दोनों की ये अपनी अपनी किताबें हैं। यहाँ पर दीज आर मतलब किताबें रखी हैं सामने, और कुछ किताबें रखी हैं जिसमें से कुछ किताबें रानी की हैं और कुछ किताबें सुनिधि की हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक रूल ये है कि जब दो नाउन अलग अलग वस्तुओं पर अपना अधिकार प्रकट करें
तो हम दोनों के लिए पोस्टऑफिस लगाते हैं। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग एक ही मतलब अलग अलग वस्तुओं पर यानी कि बुक्स पर अपना अधिकार प्रकट कर रही हैं। तो यहाँ पर दोनों के लिए पॉजिटिव केस अनिवार्य है। यहाँ पर रूम एक है यानी कि दोनों लोगों का एक है। अगर यहाँ पर रूम्स होते हैं, ज़्यादा होते रूम, तो हो सकता था कि ये राम का है, ये हरि का है और ये राम का है। दो रूम होता है, एक इधर एक इधर, तो एक रूम हो जाता राम का, एक रूम हो जाता हरि का। लेकिन रूम तो यहाँ पर एक है। जब रूम एक है तो इन दोनों का अलग अलग नहीं हो सकता है। यहाँ पर जब पोस्टऑफिस लगाते हैं तो दोनों की ये अलग अलग बताता है, यानी कि बुक्स क्या है, दोनों की अलग अलग हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक रूल बनता है, जब दो नाउन किसी एक ही वस्तु पर समान अधिकार प्रकट करें, ध्यान सुनिएगा, जब दो नाउन किसी एक ही वस्तु पर समान अधिकार प्रकट करते हैं तो हमेशा एपस्ट्रॉफी जो लगेगा वो लास्ट वाले के साथ लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज हरी एंड राम्स रूम। ये हमारा सेंटेंस जाकर के करेक्ट होगा। तो रूल समझ में आया। जब दो नाउन समान रूप से किसी एक वस्तु पर अधिकार प्रकट करें तो हम एपस्ट्रॉफी एस का यूज बाद वाले नाउन के साथ करते हैं। दोनों के साथ तब करेंगे जब दोनों अलग अलग रूप से अधिकार को प्रकट करें। यानी कि इस सेंटेंस में नो करेक्शन, कोई करेक्शन नहीं है। इस सेंटेंस में आपका कोई करेक्शन नहीं है। ये सेंटेंस आपका सही है क्योंकि बुक्स ज़्यादा हैं और रानी और सुनिधि की अलग अलग अपनी किताबें होंगी। यहाँ पर समान अधिकार नहीं है, अलग अलग अधिकार प्रकट कर रही हैं। तो ये आपके सेंस पे भी डिपेंड करता है कि आपके सामने कैसे ये चीज़ें जो हैं आपके सामने दिख रही हैं। ठीक, आइए बात करते हैं तीसरे रूल की। रूल बनता है जब दो नाउन आपस में घनिष्ठता रखते हो यानी कि निकटता रखते हो तो ऐसे में क्या होता है, बाद वाले के साथ एपस्ट्रॉफिस लगता है, दोनों के साथ नहीं लगता है। चाहे कहा जाए राधा और कृष्ण की स्टोरी, हस्बैंड और वाइफ की जो स्टोरी थी, इस तरीके के सेंटेंस अगर आते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर द हस्बैंड एंड वाइफ्स प्लान वाज सक्सेसफुल। यानी कि हमारा जो रूल कहता है वो ये कहता है कि बाद वाले के हिसाब से पोस्टऑफिस, बाद वाले नाउन के में पोस्टऑफिस लग जाएगा। देखिए फोर्थ रूल क्या कह रहा है, हिज सिस्टर्स इन लॉज हस्बैंड हैज लेफ्ट द सिटी। देखिए हिज सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है, साली, और उसके हस्बैंड यानी कि साली के जो हस्बैंड थे उन्होंने शहर छोड़ दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ या फिर इस तरीके के जितने भी होता है, मदर इन लॉ, इस तरह के जितने भी कंपाउंड नाउन आपको दिखेंगे, जो संयुक्त नाउन होते हैं, जैसे कि दो तीन शब्दों से मिलकर के जो नाउन बना हो, जैसे कि सिस्टर इन लॉ, तो जो एपस्ट्रॉफी लगता है वो लास्ट में लगता है, यहाँ पर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हिज सिस्टर इन लॉज। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एपस्ट्रॉफी लग जाएगा और एपस्ट्रॉफी के बाद एस नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी इसके अंत में एस है। ये बन जाएगा आपका हस्बैंड हैज लेफ्ट द सिटी। तो यहाँ पर इस बात को ज़रा समझिएगा आप कि केवल एपस्ट्रॉफी लगेगा, एस नहीं लगेगा। तो ये सेंटेंस आपके में ऐसे भी आ सकता है कि एपस्ट्रॉफी के साथ एस लगा हो, तो आप क्या करेंगे, इसको एस को हटाएंगे तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस भी समझ में आया। उम्मीद करता हूँ कि ये रूल इतने आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए विराट्स द कैप्टन्स परफॉर्मेंस। देखिए जरा सेंटेंस को, विराट और द कैप्टन, इस समय इंडिया टीम के विराट और कैप्टन दोनों लोग एक ही हैं। तो ये क्या होता है, केस इन अपोजिशन होता है। केस इन अपोजिशन क्या होता है, जैसे एक ही नाउन के लिए दूसरा कोई नाउन लिखा हो जो ये बताता है कि दोनों व्यक्ति एक ही हों। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू एक दूसरे के क्या है, केस इन अपोजिशन है। तो केस इन अपोजिशन का जब केस होगा तो हम जो एपस्ट्रॉफिस लगाएंगे वो बाद वाले के ही लिए ही लगेगा। यानी कि यहाँ से हमको लिखना होगा विराट कामा द कैप्टन्स परफॉर्मेंस हैज बीन एक्सीलेंट। तो इस रूल को भी आपने समझ लिया होगा। जब कभी भी केस इन अपोजिशन का नाउन आपको दिखे और वहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ करना हो तो बाद वाले के में एपस्ट्रॉफी यूज़ करना है, शुरू वाले में नहीं करना है। फिर आइए देखते हैं छठे सेंटेंस को। लिखा है राम्स सिस्टर सन इज अ गुड डॉक्टर। देखिए किसी भी सेंटेंस में
डबल एपस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते हैं। डबल एपस्ट्रॉफी का एस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा है राम के सिस्टर का लड़का एक अच्छा डॉक्टर है। राम के सिस्टर का जो लड़का है एक अच्छा डॉक्टर है। तो ज़रा देखते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। इसका मतलब क्या है? राम के बहन का लड़का एक अच्छा डॉक्टर है। तो यहाँ पर देखिए, एक के यहाँ पर आया है, एक का यहाँ पर आया है। तो के और का के लिए ही तो हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं और ऑफ का यूज़ करते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि डबल अपॉस्ट्रोफी के एस का यूज नहीं करेंगे। तो हम इसको बनाएंगे द सन ऑफ राम्स सिस्टर। द सन ऑफ राम्स सिस्टर, यानी कि ये सेंटेंस पूर्ण रूप से क्या है? रॉन्ग है। तो इसको हम बनाएंगे द सन ऑफ राम सिस्टर। तो अब जरा ये बताइए, मैंने एक जगह बताया था शुरू में कि ऑफ का यूज हमेशा निर्जीव प्राणियों के लिए होता है। तो बताइए इसमें कौन निर्जीव है? नहीं है ना। तो इसलिए ये सिद्ध करता है कि वो वहाँ पर रूल क्या एक्सेप्शन है, यानी उसका ये क्या एक्सेप्शन है, यानी वो रूल पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जा रहा है, द सन ऑफ राम सिस्टर, यानी कि हम उठाएंगे इधर से और बनाएंगे सेंटेंस को, यहाँ से शुरू करेंगे और पहले ऑफ का यूज़ करेंगे, फिर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे शुरू के साथ। द सन ऑफ राम सिस्टर इज अ गुड डॉक्टर। तो ये थे इसके रूल्स, यानी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज, अपॉस्ट्रोफी का यूज और ऑफ का यूज। इस प्रकार से आपका पॉजिटिव केस के जितने भी नियम थे और जितने भी सेंटेंसेस में एरर थे वो हो जाते हैं समाप्त। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा जो आपको ज़रा ध्यान समझना है। ये अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज दिखाता क्या है, आइए ज़रा उस पर एक बार बात कर लें हम लोग ये चीज़ से। तो स्टूडेंट्स, अब हम जरा बात कर लेते हैं अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ का संबंध क्या होता है। अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ का ये जो मैं रूल बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल किताब से अलग है। इसका यूज़ जो है ज़्यादातर स्पीकिंग लैंग्वेज में की जाती है। तो आइए जरा हम बात कर लेते हैं। जैसे लिखा है राम्स बुक और ये लिखा है द बुक ऑफ राम। ठीक, अब यहाँ पर मैंने जो दोनों सेंटेंस लिखे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये सेंटेंस गलत है, पर सेंटेंस कोई नहीं गलत है, ये दोनों के दोनों जो है सही हैं। अब क्यों सही है जरा आइए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, जब अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें पर्टिकुलर राम को की प्रधानता हमको यहाँ पर राम को देनी होती है, यानी मेरा पूरा जो फोकस है वो राम पर है कि ये राम की किताब है। और यहाँ पर द बुक ऑफ राम में क्या होता है, यहाँ पर राम की को फोकस नहीं कर रहे हैं बल्कि हम बुक को फोकस कर रहे हैं। अब इसका एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको। जैसे मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूँ या क्लास में क्या होता है कि एक बहुत अच्छा बच्चा होता है। तो मान लीजिए कुछ ऐसा टॉपिक आ गया जो टीचर्स को लग रहा है कि ये बच्चों ने गलत लिखा है या गलत लिखा दिया है। तो टीचर्स क्या कहते हैं कि सबसे अच्छे बच्चे किताब कापी लेकर के आओ या किताब लेकर के आओ। तो हम क्या करते हैं, उसमें से सबसे अच्छा जो लड़का है उसकी हम कॉपी या उसकी हम किताब लेकर के आते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वो लड़का अच्छा है तो उसने अच्छा ही लिखा होगा। तो हम वहाँ कहते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास में सबसे अच्छा लड़का क्या है, राम है। तो हमने कहा कि राम की किताब ले आओ। तो हम वहाँ पर फोकस राम को कर रहे हैं, ना कि उसकी किताब को कर रहे हैं। यानी राम अच्छा है तो उसकी किताब भी अच्छी हो सकती है। तो हम वहाँ फोकस हम राम को कर रहे हैं। तो जब फोकस राम को करेंगे तो राम्स बुक। ठीक, अब मान लो कि हमारे सामने कोई एक कॉपी आ गई और वो कॉपी बहुत अच्छी निकली। तो हम कह रहे ये कॉपी किसकी है। अब मान लो वो कॉपी जो है किसी गंदे लड़के की है या कोई जो स्कूल नहीं आता उसकी निकल आई। तो हमें उससे नहीं मतलब कि किसकी है, लेकिन हम वहाँ पर प्रधानता किसको दे रहे हैं, बुक को। तो हम कहेंगे द बुक ऑफ, अब यहाँ पर राम ना लिख करके हम लिख दें चिंटू, कि यह जो किताब है वो चिंटू की है। तो अब यहाँ पर हम फोकस किसको कर रहे हैं, बुक को। तो देखिए यहाँ पर फोकस बुक को किया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम द बुक ऑफ चिंटू लिखेंगे, और जब हम राम को अगर फोकस करेंगे तो यहाँ पर राम से बुक करेंगे। तो ये संबंध जो था स्टूडेंट्स आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। तो इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक था पॉजिटिव केस का नियम और उसके कॉमन एरर के बारे में, जो गलतियां हम लोगों को सामने आती हैं जिनमें हम गलतियां नहीं ढूंढ पाते हैं कि क्या उसमें कमी है,
तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज ये वीडियो देखने के बाद सारे टॉपिक को समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।